जुड़वा पतली बहू की शादी। किसी रोज विजय को देखने लड़की वाले आए। पंडित जी, बिटिया तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा आपने, लड़की तो बिल्कुल रिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिख रही है। अरे लेकिन पंडित जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इतनी पुष्ट और तंदुरुस्त लड़की मुझे नहीं चाहिए। अरे मुझे तो 0 फिगर वाली लड़कियाँ पसंद है। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? आप लोग ही समझाइए ना अपने बेटे को। पंडित जी, अब मैं अपने बेटे को भला क्या समझाऊं? अगर उसे लड़की नहीं पसंद है तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लड़की वाले गुस्सा होकर वहाँ से चले गए। पंडित जी गुस्से में ये सब बड़बड़ाते हुए चले जा रहे थे कि तभी एक आदमी की नजर पंडित जी पर पड़ गई। अरे पंडित जी, इतनी धूप में पैदल पैदल कहाँ जा रहे हो? अरे आपको क्या बताऊं भाई साहब, लोगों का बड़ी मुश्किल से रिश्ता तय करो, फिर रिश्ता ठुकरा देते हैं और बाद में सब कुछ झेलना मुझे पड़ता है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने दूं आपको? आप इतने दिनों बाद हमारे मोहल्ले में दिखाई दिए हैं। अरे कम से कम आपकी सेवा करने का मौका तो दीजिए हमें। पंडित जी उस आदमी के साथ चले गए। उस घर में उसकी एक बहुत ही पतली बेटी और उसकी पत्नी रहती थी। अरे बेटा, यहाँ बिस्तर में लेटे लेटे तुम्हें थकान नहीं लगती क्या? जाओ, पंडित जी आए हैं, उनके लिए चाय बना दो। माँ, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, आप ही चाय बना दो ना। मैं तुझसे चाय बनाने के लिए वैसे भी नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता है कि तू बहुत बड़ी आलसी है। नहाने की तो हिम्मत होती नहीं तेरी, चाय क्या बनाएगी? लेकिन पंडित जी तुझसे मिलना चाहते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, चाय मैं बना देती हूँ, तू जाकर चाय दे आना उन्हें। इस तरह राखी की माँ ने चाय बना दी और बड़ी मुश्किल से वो अपने बिस्तर से उठकर पंडित जी के लिए चाय लेकर गई। उसने चाय टेबल पर रखी और वहीं सोफे पर तुरंत बैठ गई, क्योंकि वो इतने में ही थक चुकी थी। अरे भाई साहब, अपनी बिटिया को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? अरे क्या बताऊं आपको पंडित जी, हमारी बिटिया बहुत ज्यादा आलसी हो गई है। पंडित जी ने चाय का कप उठाया और वो पीने ही वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि कप के ऊपर बहुत सारी जुएं रेंगने लगी। पंडित जी ने चाय वहीं रख दी। राखी के पिता ने ये सब देख लिया, क्योंकि उनके कप में भी जुए थे। पंडित जी माफ कीजिए, राखी के बालों में तो बहुत जुए हो गए हैं। इसका आलसपन तो आपने देख ही लिया। ये सब देखकर पंडित जी के मन में एक ख्याल आया। ये लड़की विजय के लिए ठीक रहेगी। उसे बहुत पतली लड़की चाहिए थी ना। पतलेपन और आलसी होने की वजह से ससुराल में काम नहीं करेगी, तब उन लोगों को पता चलेगा कि हष्ट पुष्ट लड़कियां ही दुल्हन के लिए सही रहती हैं। अरे किस सोच में पड़ गए पंडित जी? अरे हमारी बिटिया बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी वादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? सोचा तो है, पर अभी तक कोई ढंग का लड़का मिला नहीं। यह तो वही बात हो गई, घर में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मेरी नजर में एक बहुत अच्छा परिवार है। कुछ दिनों बाद पंडित जी राखी के परिवार के साथ विजय के घर पहुंच गए। इतनी पतली लड़की देखकर विजय को बहुत अच्छा लगा। उसे लड़की बहुत पसंद आ गई और उन दोनों की शादी हो गई। सुहागरात की सुबह विजय जल्दी उठ गया, लेकिन राखी सोती ही रही। अरे राखी, उठ जाओ, बहुत लेट हो गया। मुझे लगता है रात में मुझसे ज्यादा तो तुम्हें थकान हो गई है। तभी अचानक विजय की नजर बिस्तर पर गई। बिस्तर पर ढेर सारे जुए रेंग रहे थे। राखी, तुम्हारे बालों में तो कितने सारे जुए हो गए हैं। जाओ, जल्दी से जाकर बालों को अच्छी तरह शैम्पू से धो कर आओ। देखो, पूरे बेड पर जुए ही जुए रेंग रहे हैं। तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? मेरा सर जुओं का घर है, उन्हें मैं बेघर नहीं कर सकती। तुम ऐसे नहीं उठोगी। बरसात में ठंड की वजह से पंखा बंद कर रखा है ना तुमने। पंखा चला देता हूँ, तब तुम तुरंत उठ जाओगी। जैसे विजय ने पंखा चलाया, वैसे ही पंखे की हवा से राखी उड़कर कमरे से बाहर गिरी। बाहर उसके सास ससुर बैठे हुए थे। अरे ये क्या हुआ? ये तो हवा से ही उड़कर बाहर चली गई। राखी, राखी! राखी को आवाज लगाते हुए विजय कमरे के बाहर आ गया तो देखा वो जमीन पर पड़ी हुई थी अपने सास ससुर के सामने। विजय, अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तुम दोनों आपस में लड़ने लगे। तुम्हें पता है घरेलू हिंसा पाप है। इतने में राखी का ससुर जोर जोर से खांसने लगा। उसके खांसते ही राखी उड़कर कमरे के अंदर चली गई। ये क्या हो गया? बहू तो अपने आप कमरे के अंदर चली गई उड़कर। अब आपको पता चला कि राखी कमरे से बाहर कैसे आई थी? मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं की। मैंने जैसे ही पंखा चालू किया, पंखे की हवा में उड़कर राखी बाहर आ गई थी। पिताजी ने जैसे ही खांसा, उस खांसी की हवा जैसे ही उसे लगी, वो उड़कर फिर से कमरे के अंदर चली गई। इतने में विजय की बहन वहाँ पर आ गई। वो भी ये सब देखकर हैरान हो गई। सभी लोग हैरान हो गए इस घटना को देखकर। विजय ने राखी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। अब मैं तुमसे कुछ भी काम करने को नहीं कहूँगा। मैं जा रहा हूँ काम पर।
तुम्हारा जब मन करे तब उठकर नहा धोआ लेना। विजय काम पर चला गया। राखी बिस्तर पर सोती रही। उसकी ननद ने खाना बनाया और खाना बनाकर उसके पास लाई। फिर भी उसने खाना नहीं खाया, आलस की वजह से, और ना ही उसने नहाया। जी भाभी, कितनी गंदी हो आप, ना नहाती हो ना खाना खा रही हो, ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? जल्दी से उठ जाओ वरना मैं क्या करूंगी आप सोच भी नहीं सकती। अरे क्यों फालतू में बोल बोल कर मुझे थका रही हो? यहाँ से जाओ, तुम लोगों को खाना पीना है तो खाओ, ना ही मुझे नहाना है और ना ही मुझे खाना खाना है। तभी उसकी ननद ने जोर से फूंक मारी, जिससे राखी उड़कर कमरे के बाहर गिरी। दौड़कर राखी फिर कमरे के बाहर गई और वहां फिर से उसने फूंक मारी तो फिर वो उड़कर अपने कमरे में चली गई। फिर उसने फूंक मारी तो वो कमरे के बाहर आ गई। फिर उसने घर का मेन दरवाजा खोला और जोर से फूंक मारी, जिससे वो उड़कर बाहर सड़क पर गिरी। बेटा, ये सब क्या कर रही है? तूने तो राखी का खिलवाड़ बना दिया है। जल्दी से उसे घर के अंदर लेकर आ, वरना वो वहीं बाहर सड़क पर पड़ी रहेगी। राखी की ननद भागकर घर के बाहर गई और उसने बाहर से ही जोर से फूंक मारी, जिससे उड़कर वो सीधा अपने बेड पर गिरी। तो ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन ना उसने नहाया और ना ही खाना खाया, जिससे वो और भी ज्यादा कमजोर हो गई। हे भगवान, ऐसे तो हमारी बहू ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। जब से ये आई है तब से पूरे घर में जुएं ही जुएं रेंगते हुए दिखाई पड़ते हैं। ना ही ये नहाती है ना ही खाना खाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तू अपनी भाभी के पास जा और उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाकर छत पर ले जा। थोड़ा बहुत चलेगी तो ताकत आएगी। उसकी ननद राखी के कमरे में गई। भाभी, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चलो, वरना ऐसे तो आप मर जाओगी। मुझे कहीं नहीं जाना। जब उसकी ननद नहीं मानी तब राखी ने अपने दोनों हाथ अपने बालों के अंदर डाले और ढेर सारे जुएं निकालकर अपनी ननद के मुंह पर फेंक दिए। उसकी ननद के पूरे शरीर पर हजारों जुएं रेंगने लगे। उसने जल्दी जल्दी उन जुओं को झाड़ा। देखो भाभी, ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपको तो हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके जुओं का क्या करें? जल्दी से मेरे साथ छत पर चलो, वरना इतनी जोर से फूंक मारूंगी कि धरती के बाहर जाकर गिरोगी। मेरा गुस्सा भी आप जानती नहीं। इस धमकी के बाद राखी उठकर खड़ी हो गई। उसकी ननद ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गई। लेकिन छत पर अचानक बारिश होने लगी और बहुत भयंकर तूफान आ गया। उस तूफान में उड़कर राखी बहुत दूर किसी जंगल में जा गिरी। हे भगवान, भाभी कहाँ चली गई? भाभी तो उड़कर बहुत दूर चली गई। उसकी ननद नीचे उतर कर आई और सारी बात अपने परिवार को बता दी। वहीं दूसरी तरफ राखी जिस जंगल में गिरी थी, वहाँ पर आदिवासियों का सरदार आ गए। ये मैं कहाँ आ गई? आप कौन हो? मैं सरदार हूँ आदिवासियों का। बेटी, तुम कौन हो? तुम आदिवासी तो नहीं लगती। बाबा, मेरा नाम राखी है। मेरे अंदर बचपन से इतना ज्यादा आलस भरा हुआ है कि मैं ना ही नहा पाती हूँ ना ही कुछ खाने का मन करता है। इसी वजह से मेरी बालों में लाखों जुएं भी हो गए हैं। ये लो बेटा, ये है आदिवासी तेल। इस तेल को अपने बालों में लगा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राखी ने बालों में आदिवासी तेल लगाया, जिससे उसके सारे जुएं तुरंत निकल गए और वो पूरी तरीके से ऊर्जावान हो गई। किसी तरह रात में राखी अपने घर आ गई। उसने फटाफट नहाया, फिर सबके लिए खाना भी बना दिया। बहू, ये चमत्कार कैसे हो गया? तेरे अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई? और अब तो तेरे बालों में एक भी जुआ नहीं बचा, कैसे? राखी ने सारी बात बता दी और वो लोग अब खुशी खुशी रहने लगे।